हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का रैंकर्स एजुकेयर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं अपने इस सीयूईटी की जर्नी में। वापस हम लोग आ गए हैं और सीयूईटी की जर्नी हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आज के सेशन में जो क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है उस पीवाईक्यू के सेशन को हम आज कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले ये छोटे से इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे नए आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे उनको बता दें कि यहाँ पे हमारे यहाँ सीयूईटी यूजी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिनमें आप इनरोल कर सकते हैं। चाहे आप ऑनलाइन भी इनरोल कर सकते हैं, चाहे आप ऑफलाइन भी इनरोल कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी है आपको तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो बहुत पहले से स्टार्ट हैं और ऑनलाइन बैचेस भी कुछ दिन हुआ है स्टार्ट हुए, तो आप इंक्वायरी ले सकते हैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो जो भी नए बच्चे हैं वो इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं रैंकर्स एजुकेयर को अपनी तैयारी को शुरू करने के लिए, अपनी तैयारी को पेशअप करने के लिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया। ये ऐप का वो है, स्कैनर है। यहाँ पे आप स्कैन करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आइकन दिखने को मिलेगा आपको ऐसा कुछ, और इसी आइकन को देख करके आप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है। तो क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, अपने क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले कर चुके हैं, जो पीवाईक्यू 2025 का था वो पीवाईक्यू हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, जो उस पे बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक किया, काफी मजेदार क्वेश्चन रहा और काफी कुछ सीखने को मिला हमें, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखा, जैसे कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस क्वेश्चन पे कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा और सीखा। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सीखेंगे कि जो बाकी के क्वेश्चन है उसको हम लोगों को कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक लास्ट लेक्चर में हो गया था, ठीक है। जितने भी पुराने बच्चे होंगे जो जुड़े हुए होंगे वो जान रहे हैं कि 30 तक हो गया है। जो नए आए हैं बच्चे उनको मैं बता दूं कि इससे पहले जो लेक्चर्स हुए हैं उनमें 30 क्वेश्चंस आपके करा दिए गए हैं। आप वहां से उन तीनों 30 क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। वहां से आप उसको समझ सकते हैं और एक बार देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। नाउ ऑन इस लेक्चर में, इस एपिसोड में हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, कोई भी क्वेश्चन है, मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर करने से नहीं मतलब होता है, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उन्हें भी हमें ध्यान में रखना है और उसी तरीके से हमें पता लगेगा कि कौन सा ऑप्शन एकदम सही है। हमें क्या श्योरिटी रखना है, क्योंकि कट ऑफ जो हाई जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी तो हमें अच्छे नंबर लाने होंगे। जैसे तुक्का मार के तो काम चलेगा नहीं, तो हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए साथ साथ में, जो बाकी के ऑप्शन है कैसे नहीं होंगे, एक सही होगा कैसे, एक सही होगा, ये सारी चीजें हमें सीखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट है, क्या है प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बना है, वो प्रोडक्ट बना है एक्स। अब इसी के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या होगा, साथ में N2 भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी कभी एनिलीन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किससे, NaNO2 और HCl से, तो ये क्या होता है, डाई, ये जो सॉल्ट बनाता है क्या बनाता है, डायजोनियम सॉल्ट बनाता है, डायजोनियम सॉल्ट बनाता है, ठीक। अब ये डायजोनियम सॉल्ट बना दिया और इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, CO2, Br2 और या फिर HBr हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि डायजोनियम सॉल्ट से जब हम लोग ये रिएजेंट यूज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, हैलोजिनेशन होता है। क्या होता है, हैलोजिनेशन होता है। और हैलोजिनेशन हो जाएगा किस पे, जो हमारा बेंजीन रिंग होगा उस पे हैलोजिनेशन हो जाएगा। तो बेसिकली जब एनिलीन से क्या बन जाएगा, वहां पे एनिलीन से क्या बन जाएगा, हेलो एरीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेलो एरीन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे NH2 है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा होगा अमीन्स चैप्टर में। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है, एनिलीन से वापस एनिलीन बना दिया है तो ये तो नहीं होगा। एसिड बना दिया है तो एसिड भी नहीं होगा। एसिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि डाइएजो सॉल्ट के साथ हम लोग एसिड बना तो सकते हैं लेकिन इस रिएजेंट के साथ नहीं बनाएंगे। ये रिएजेंट जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन क्लियरली दिया हुआ है, तो ब्रोमीन क्या है, हेलोजन ग्रुप है और हेलोजिनेशन हो रहा है, और क्लियरली यहाँ पे ब्रोमीन दिया हुआ है तो ब्रोमिनेशन होगा। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ ये वाला ऑप्शन जो है इसके पास ब्रोमीन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन, इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जो 1 नंबर रिएजेंट है वो इस पे अप्लाई किए, जिससे क्या बना, एनिलीन से किस में कन्वर्ट हो गया,
डाइएजो सॉल्ट में। अब डाइएजो सॉल्ट में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, वापस से हम लोग Cu2Br2 लिए या फिर HBr लिए, तो वहां पे क्या हो गया, हेलोजिनेशन हो गया या फिर ब्रोमिनेशन हो गया, जिससे कि हमें हेलो एरिन मिलता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है स्टेप वाइज रिएक्शन होती है, हमें ध्यान रखना होता है कि जो भी रिएक्शन हो रहा है वो किस तरीके से प्रोसीड करेगा। अब पहले हम इसको नहीं लगा सकते हैं, गिवन है कि ये 2 नंबर पे है रिएक्शन, मतलब सेकेंड टाइम इसको यूज करेंगे, फर्स्ट टाइम इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ग्लूकोज हम लोगों को पता है, बायोमोलिक्यूल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये एक मोनोसेक्राइड होता है। क्या होता है, मोनोसेक्राइड होता है। साथ में इसको हम लोग और क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। तो ये छोटी सी बात हमें पता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं, एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। तो ये 2-3 चीजें हमें पता है। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ग्लूकोज इज ए मोनोसेक्राइड शुगर, तो जी हाँ ये सही है। दूसरा क्या है, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, तो जी हाँ ये भी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इसको हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं या फिर इसका नाम एल्डोहेक्सोज भी है। तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, ये थोड़ा सोचने वाला विषय है। हमें पता है कि जो हाइड्रोलिसिस होती है वो या तो ओलिगोसेक्राइड की होती है या तो पॉलीसेक्राइड की होती है, मोनोसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ये हम थ्योरी में पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये हम थ्योरी में पढ़े हुए हैं, तो इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा सी जो है वो गलत हो गया, सी तो सही नहीं है। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है, ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फ्री होता है, फ्री होता है, इस वजह से वो रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करता है, और ये टॉलिंग्स और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन हमको सही मिल गए। कौन कौन सा, ए मिल गया हमको सही, बी मिल गया हमको सही, और डी मिल गया। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि ए बी डी किस में है क्या, तो पहले ही ऑप्शन में हमें ए बी डी देखने को मिल जा रहा है, पहले ही ऑप्शन में हमें ए बी डी देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी डी। ठीक है, हमें पता था कि ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है, हमें पता था ग्लूकोज क्या है, एल्डोहेक्सोज है, हमें पता था कि ग्लूकोज रिड्यूसिंग है, और हमें यह भी पता है कि मोनोसेक्राइड को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ ग्लूकोज के बारे में हमें थोड़ी बहुत ही जानकारी है अगर, तो हम इस आंसर को नहीं कर पाएंगे। अगर सिर्फ पता है कि नहीं ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है, चलो ये भी मान लेते हैं कि ग्लूकोज मोनोसेक्राइड होता है, तो सिर्फ ये 2 नॉलेज से हमें नहीं होगा, काफी ज्यादा नॉलेज चाहिए होगा। और मैं हर एक क्लास में यही कहता हूँ कि अब जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है बाबू, तो उसमें हमें नॉलेज अपनी बढ़ानी होगी, डीप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोगों ने कर लिया 1। ठीक है, 32 का कौन सा हो गया, 1 हो गया। ठीक, अगला है द मैग्नेटिक मोमेंट इन ट्रांजिशन मेटल। ध्यान रखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, लेकिन किस में, ट्रांजिशन मेटल्स में, कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पूछ दिया कि क्या होगा फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला हम कहीं पढ़े थे। ठीक है, तो याद करेंगे, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इसको तो कहीं से कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते। ठीक है, तो हमें पता है कि जो इसका फॉर्मूला होता है वो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन ब्रैकेट में n+2। यही ऑप्शन सही, हमें पहला ही ऑप्शन सही मिल जाता है। ये भी नहीं होगा, यहाँ पे n जो है वो अंडर रूट के बाहर दिया हुआ है, जो कि नहीं होता है। g वगैरह नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो जो हम पढ़े हैं उसके अनुसार जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है वो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो हम ये भी देख रहे हैं कि लॉजिकल क्वेश्चन कितने हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कितने हैं, प्लस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं। तो ये सारी चीजें भी हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, IUPAC नेम पूछा है इस स्ट्रक्चर के लिए, काफी आसान सा सवाल है। हमें कुछ रूल पता है। रूल क्या पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4, इधर 4 पे खत्म हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 मिल रहा है, तो ये वाला हमारा कार्बन चेन हो जाएगा, मेन कार्बन चेन ये हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है कि ये देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट किधर आ रहा है, या कोई फंक्शनल ग्रुप है, या फिर अल्केन अल्कीन अल्काइन में से क्या है।
तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो चेन है वो क्या है, अल्केन है। तो ये भी हमें पता चल गया, चलो भाई ठीक है अल्केन है। अब हमें ये देखना है कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है क्या, तो जी हाँ, यहाँ पे हमें जो एक फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है, ये ग्रुप जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है। क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, समझ में आया। तो हमें एल्डिहाइड भी मिल गया। अब हम स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप मिल गया और फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, मिथाइल कह रहे हैं। और 4 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोमीन लगा हुआ है, जिसे हम लोग प्रीफिक्स में ब्रोमो लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो 8 कार्बन हो गए, तो 8 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्ट लिखते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड लगा हुआ है तो ऑक्टेनल हो जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है कितने पोजीशन पे, 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे ब्रोमो है और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है। पहले जो पड़ता है उसको लिखते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकल में ब्रोमीन पहले आता है तो पहले ब्रोमो को लिखेंगे, 4 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद 3 मेथिल, ठीक, 3 मेथिल ऑक्टेनल, ठीक है। ऑक्टेनल क्यों, क्योंकि 8 कार्बन इसमें है। तो हम देखेंगे कहीं क्या ऑप्शन में है क्या, 4 ब्रोमो 3 मेथिल हेप्टेनॉल, ये तो अल्कोहल की तरफ चला गया तो ये तो नहीं होगा। 4 ब्रोमो 5 मेथिल, 5 पोजीशन पे मेथिल दे दिया, हेप्टेनॉल, हेप्टेनल एल्डिहाइड तो है, ठीक है, लेकिन 5 पोजीशन पे दे दिया तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। 4 ब्रोमो 5 मेथिल हेप्टेनॉल, तो 5 पोजीशन पे दे दिया मेथिल, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 4 ब्रोमो 3 मेथिल हेप्टेनल, ठीक है। 4 ब्रोमो 3 मेथिल हेप्टेनल, एल्डिहाइड भी मिला, लेकिन हमें क्या नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हेप्ट दिया हुआ है, होगा क्या, ऑक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन हमें सही देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी ऑप्शन मिल जाते हैं हमें जिनमें से ऑप्शन कोई सही नहीं होता है, उस जिसपे हमें बोनस मार्किंग मिल जाती है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 ब्रोमो 3 मेथिल ऑक्टेनल होगा। ऑक्ट मतलब 8, हेप्ट मतलब 7, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका नेम होगा वो 4 ब्रोमो 3 मेथिल ऑक्टेनल होगा। तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको आंसर लगाना है, जैसे मान लीजिए कि आपको तो आंसर कोई ना कोई लगाना है, अटेम्प्ट करेंगे तभी बोनस नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो जब भी कभी अटेम्प्ट करना है तो मोस्ट एक्यूरेट जो होता है आंसर उसको हम लोग लगाते हैं। तो मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, मोस्ट एक्यूरेट हमारा फोर्थ वाला है, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है हमारा, फोर्थ वाला ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ वाले ऑप्शन को टिक करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमें बोनस मार्किंग मिल जाए, क्योंकि ये चारों ऑप्शन सही नहीं है, ठीक। The halide which will undergo SN2 reaction easily, कौन सा हैलाइड है भाई जो आसानी से SN2 के अंदर चला जाएगा, SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो हम देख रहे हैं कि एलाइल क्लोराइड है, टर्सली ब्यूटाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड है। तो बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। अब बेंजाइल दिख रहा है मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बेंजीन देखने को मिल रहा है, जिसमें क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी भी हमको देखने को मिलेगी, एरोमेटिसिटी देखने को मिलेगा, कंजुगेशन देखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड और मतलब इसमें कोई कंजुगेशन नहीं मिल रहा है, कोई एरोमेटिसिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हमें जो विच विल अंडरगो SN2 रिएक्शन इजिली, किस कौन जो है वो SN2 के अंदर आसानी से चला जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे SN2 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। तो जो हमारा बेंजिल क्लोराइड है ना वो मोस्ट फेवरेबल होता है बैक साइड अटैक के लिए, बेंजिल क्लोराइड होता है वो मोस्ट फेवरेबल होता है, ये हमें पता है। हमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जो SN2 होता है वो यूनिमोलिकुलर होता है, साथ में यहाँ पे जो होता है वो बैक साइड अटैक होता है, कार्बोकेटाइन की जनरेशन नहीं होती है, तो ये सारी चीजें होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें ये पता लगा पाते हैं कि बेंजिल क्लोराइड है जो वो हमारा मोस्ट क्या होगा, इजीली आसानी से इसमें SN2 रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज रिलेटेड टू रेसिस्टिविटी, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया भाई, रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस
ये क्या होता है? कंडक्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टिविटी के, रेसिस्टिविटी, ठीक है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहीं हमें ये चीज देखने को मिल रहा है क्या ऑप्शन में? यहाँ पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में 1/r/रो, यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहीं ना कहीं देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिल रहा है जरूर, लेकिन ये जो है वो आर भी इसके साथ दिया हुआ है, तो इस वजह से ये रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है। हमें सिर्फ रेसिस्टिविटी के बारे में बताना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ ऑप्शन बच रहा है ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो हमारा होता है वो दिख रहा है, एकदम करेक्ट सही ऑप्शन हमें दिख रहा है, ठीक है, कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो रेसिस्टिविटी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितना हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ाएंगे उतना रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा, या फिर जितना रेसिस्टिविटी घटाएंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, ठीक। Arrange the following alkyl halides in increasing order of reactivity towards SN2। अब SN2 के टुवार्ड्स कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो हमें पता है कि जो सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जो सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो आसानी से क्या करेगा? रिएक्टिव हो जाएगा। वो ग्रुप सबसे ज्यादा आसानी से रिएक्टिव हो जाएगा। बेसिकली हमें ये देखना है कि इसमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है। तो हमें पता है कि जिसकी साइज बड़ी, हेलोजन ग्रुप में जिसका साइज बड़ा, वो क्या हो जाएगा? मोस्ट गुड लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। छोड़ के जाने वाला जो होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आयोडीन है ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो जो रिएक्टिविटी होगी ना वो सबसे ज्यादा किसमें होगा? डी वाले ऑप्शन में हो जाएगा, CH3 में। किस में बताना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, तो सबसे ज्यादा होगा किसमें? डी में, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं बी में होगा, क्योंकि आयोडीन से ऊपर ब्रोमीन आता है, ठीक है। उसके बाद किसमें होगा? क्लोरीन वाला जो है ग्रुप उसमें होगा, तो ए होगा, ठीक है। और लास्ट में जो होगा वो सी का होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमें ढूंढना है कि क्या कहीं दिख रहा है क्या? सी पहले, ये तो नहीं है, सी नहीं है, इसमें भी सी पहले नहीं है, इसमें सी है, ठीक है। तो सी, ए, बी, डी, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा है मतलब बढ़ते क्रम में। हाँ, इतनी चीजें समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई आप लोगों को? पॉज ले लें थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ में। आसान सा क्वेश्चन है ये। लिविंग ग्रुप जो जितना अच्छा वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। इंटरस्टिशियल ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड तो पूछ रहा है, लेकिन कौन सा? इंटरस्टिशियल, अंतरालीय संक्रमण धातु यौगिक, ठीक है। उसके बारे में हमें बताना है। क्या बताना है? क्या वो हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स? प्योर मेटल से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल। इंटरस्टिशियल जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो प्योर मेटल से कहीं ज्यादा होता है, लेकिन जो रिएक्टिविटी होती है वो प्योर मेटल से कम होती है, ठीक है। तो बी की तरफ हम हैव मोर रिएक्टिविटी देन दोज ऑफ प्योर मेटल, नहीं, ये तो नहीं होगा, नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा, ठीक है। आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ कंपाउंड, बिल्कुल सही। स्टोइकियोमेट्री का कोई मतलब नहीं होता है उसमें, किसी भी रेशियो में हो सकता है, स्टोइकियोमेट्री की जरूरत हमें नहीं होता है, ठीक है। रसायन नियमितता नहीं चाहिए उसमें, ठीक है। कोई भी मतलब वैल्यू हो सकती है, रैंडम कोई भी वैल्यू हो सकता है उसमें, तो ये भी सही हो जाएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है। फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे ही जो एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे ही एटम ट्रैप्ड होते हैं कब? क्रिस्टल लैटिस में जब वो ट्रैप हो जाते हैं मेटल के, तभी ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब बताना है कि इनमें से चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये ऊपर होना चाहिए तक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमें पहला सही मिल गया, दूसरा सही है क्या? नहीं, दूसरा तो गलत है भाई। पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है, ठीक है। तो ए सी डी हमें देखना है कि किस ऑप्शन में हमें ए सी डी देखने को मिल रहा है। ए सी डी, ठीक है, एसीडीटी नहीं एसीडीटी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
कि जो हमारा ACD है वो पहले ही ऑप्शन में है। वाह, ठीक है, तो पहले ऑप्शन में हमें देखने को मिल गया ACD, दैट इज द करेक्ट आंसर। जो सबसे सही उत्तर है वो है ACD। समझ रहे हैं क्वेश्चन को? पढ़ाया जाएगा जब थ्योरी बताई जाएगी। तो इंटरस्टिशियल ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं क्रिस्टल लैटिस में मेटल के। जनरली जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं, जैसे दिया हुआ है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस टाइप के कुछ एटम्स होते हैं, उनसे बनता है ये, ठीक है। फॉर ए केमिकल रिएक्शन, अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, चलिए भाई यहाँ पे तो आपकी केमिस्ट्री की नॉलेज परखी जा रही है। लॉजिकल क्वेश्चन हो गया, कितना आप केमिस्ट्री जानते हो, ठीक है, कि भाई कहीं पर भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, शायद ये पूछने का कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन। तो हम देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन पहले हम लोग कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन पहले हम लोग कर चुके हैं। इसी सीरीज में हम लोग कुछ पहले क्वेश्चंस कर रहे थे, और 15 से पहले कोई एक दो क्वेश्चन था उसमें पूछा था, ठीक है, कि कंसंट्रेशन बेसिकली ऑर्डर वगैरह पूछा था। तो हम लोग क्या किए थे, कंसंट्रेशन के पावर का सम कर दिए थे। क्या किए थे, कंसंट्रेशन का पावर का सम कर दिए थे। तो जी हाँ बिल्कुल, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी जीरो, ओके, एन इंटीजर और फ्रैक्शनल वैल्यू। हाँ सही है, ये भी सही है, जीरो भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट रिएक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी भी उसी पे डिफाइन होती है, कहीं कहीं पे एक्सेप्शन आ जाता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो डिफाइन होता है उसी से, ठीक है। किससे, रिएक्टिंग स्पीसीज से। चारों सही हो जाएगा क्या, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में बी जीरो और फ्रैक्शनल वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, मिल गया, हमारा चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो, मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती भाई ना, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, सही है ना। हाँ, तो यहाँ पे ABC हमें ढूंढना है क्या कहीं, ABD नहीं, डी तो नहीं होगा भाई, डी इसमें भी दे दिया, डी इसमें भी नहीं होगा, डी इसमें भी दे दिया, तो ये भी आंसर गलत हो गया, ठीक है। हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ABC, ठीक है, ABC, ठीक है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंटरी रिएक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टिंग, हाँ सही है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में भी जीरो ना, जीरो तो नहीं होगा, हाँ ये सही है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, ठीक है। 39 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, 39 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, चलिए क्या है क्वेश्चन भाई, अच्छा पैसेज वाला क्वेश्चन आ गया क्या, ठीक है। तो गद्यांश आ गया भाई, चलो थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी का वो पैराग्राफ रीडिंग वगैरह कर लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। विजिबल है आप लोगों को, एक बार मैं स्क्रीन पे देख लूं थोड़ा सा, हाँ मुझे लग रहा है विजिबल है, जूम करने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है, जूम करने की जरूरत नहीं है। अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। द बाइनरी सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स, जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट है, बीच में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है, तीनों स्टेट ऑफ मैटर में से कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। द रिजल्टेंट सॉल्यूशन हैज अ लार्जर अमाउंट एंड सॉल्वेंट, जो रिजल्टेंट बन रहा है उसमें जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो ज्यादा है, एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, जरूरी है। द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिसाइड्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, ये भी सही है। जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है किसी भी गिवन सॉल्वेंट में, वही उसका क्या करेगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिसाइड करेगा। कैन बी एक्सप्रेस इन वेरियस वेज, बिल्कुल कर सकते हैं, लाइक मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स है, और अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स से हम उसके कंसंट्रेशन को बता और निकाल सकते हैं, ये सही है। पैसेज हम समझ गए क्या कह रहा है। अब हमें क्या करना है कि जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है। ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, एक रिएक्शन ये हो गया। दूसरा इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, ये कैसा एग्जांपल है भाई, आर एग्जांपल ऑफ, ठीक है।
निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है ये? पहला ऑप्शन क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। क्या पहला वाला लिक्विड सॉल्यूशन है, दूसरा वाला लिक्विड सॉल्यूशन है? तो जी हाँ, ग्लूकोज हम मिलाते हैं पानी में तो कैसे सॉल्यूशन होता है, लिक्विड तो होता है, क्या वो गैस बनता है क्या? नहीं ना, सब लोग घोल के पीते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोन डी पीते हैं ना, ठीक है। तो कुछ उसी प्रकार से ग्लूकोज जब डिजोल्व होगा वाटर में तो वो भी क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, इथेनॉल पता है कि नहीं आप लोगों को, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, अरे मतलब हाँ ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल जब भी हम बनाते हैं पानी में डाल करके बनाते हैं जब भी कुछ, तो वो क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड वाला तो गलत हो जाएगा, ये भी सॉलिड दे दिया, दोनों क्या होंगे, लिक्विड होंगे। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है भाई ये तो, मतलब एकदम क्या कहते हैं इसको, हलवा है क्या, या इथेनॉल इन वाटर है क्या है ये, इथेनॉल इन वाटर, ठीक है। चिप्स हो गया फिर तो मजेदार एकदम। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम पैसेज है उसके लिए, क्या है, सेम पैसेज है इस क्वेश्चन के लिए भी, जो हम लोग समझ चुके हैं कि क्या कह रहा है, उसी के आधार पर हमें बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगी भाई, कि मतलब टेम्परेचर बढ़ाएं घटाएं उस पर कोई फर्क ना पड़े। अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं, तो घनत्व के केस में क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं डेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं उनके उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, वो मोशन में आ जाते हैं, वाइब्रेशन करने लगते हैं, दूर दूर भागने लगते हैं, जिससे कि क्या होती है, डेंसिटी उनकी कम हो जाती है। तो इस पे तो फर्क पड़ेगा, इस पे तो फर्क पड़ेगा, तो ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है। मास की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो मास जो है, मास काफी अच्छा टर्म है, मास, ठीक है। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर हम बढ़ाएं घटाएं। अगर हमारे पास अगर हमारे पास 1 किलो लोहा है तो उसको हम टेम्परेचर दें, हो सकता है पिघल के वो लिक्विड फॉर्म में चला जाए, लेकिन उसका मास तो सेम रहेगा ना, मास चेंज नहीं होगा। मास चेंज हो सकता है क्या, नहीं होगा, ठीक है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पढ़ चुके हैं हम लोग, जान चुके हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर से इस पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि दूसरा ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। तो ये जो टर्म है, ये दोनों ही टर्म वॉल्यूम से रिलेटेड है, और वॉल्यूम का खेल आया मतलब टेम्परेचर से वो अफेक्ट होगा, ठीक है। टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे, वॉल्यूम का खेल आया मतलब कहीं ना कहीं लिक्विड की बात हो रही है और वो अफेक्ट करेगा उसको, ठीक है। तो ये भी डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट है, तो ये दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, मास इज द राइट आंसर। मास जो होगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मास, ठीक है। चलिए यहां तक कर लिए हम लोग दो क्वेश्चन पैसेज का, आसान आसान सा पैसेज, सिर्फ टाइम ऐसा लगता है कि लगेगा, लेकिन इसी वजह से थोड़ा सा आसान इसको कर भी दिया गया है। पैसेज के क्वेश्चन अब आने लगे हैं, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन आने लगे हैं। हाँ ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन हो सकता है। मोलैरिटी कैलकुलेट करना है क्या, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज, अच्छा पैसेज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स इन फॉर्म, हाँ ठीक है सेम पैसेज है। अच्छा 1 लीटर पानी में 8 ग्राम NaOH है, युक्त को घोल की मोलरता बतानी है, हमें मोलैरिटी बतानी है। हम्म, तो क्या करना होगा यहाँ पे, मोलैरिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो हमें क्या पता है, 1 लीटर पानी दिया हुआ है, चलिए हमें ये पता चल गया 1 लीटर है, 1 लीटर। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो मोल्स के लिए जो हम लोगों को फॉर्मूला पता है वो क्या है, वो ये है कि गिवन मास अपान मोलर मास, ठीक है। मोलर मास हम कितना, किसका निकालना है, NaOH का हमें निकालना है। तो NaOH का जो मोलर मास कहीं पे आता है वो 40 के आसपास आता है, कितना आएगा, 40 के आसपास आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, 16
17 और 23, हाँ 40, ठीक है। 17 और 23 कितना होता है? 23 और 7 30 और 10 40, हाँ ठीक है 40 आएगा। तो गिवन मास है हमारा 8 और इसका मोलर मास है 40। तो इसको हम लोग डिवाइड करें तो 1/5 आ जाएगा, और 1/5 को हम लोग कितना लिखते हैं? 0.2। अब 0.2 आ गया तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पर लीटर में पूछा हुआ है तो इसका आंसर भी पर लीटर में ही देना है हमें, मोल पर लीटर में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 0.2 मोल। अगर हम इसको मोलरिटी कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 0.2 अपॉन 1 लीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे 0.2 मोल पर लीटर, ठीक है। तो कहीं दिख रहा है क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ पे 0.2 है, 0.4 है, ये नहीं होगा, 0.5 ये भी नहीं होगा, 0.2 यहाँ पे भी है। अब देखना है 0.25 0.20, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगा वो क्या आएगा? 0.20 आएगा, ठीक है 0.20, यहाँ पर भी 0.20, ठीक है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा 0.20 वाला, ठीक है। 0.25 तो नहीं होगा, 25 तब होता जब उसमें 8 से ज्यादा होता, हाँ ठीक है। 8 है तो कितना आ जाएगा? 0.20 आ जाएगा एग्जैक्ट, 0.20 मोल पर लीटर। क्या हो गया इसका? किसका? मोलैरिटी हो गया, जो सॉल्यूशन हमें दिया गया 8 ग्राम ऑफ NaOH का, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, फार्मूला हम लोग यूज किए हैं, फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन सा फार्मूला लग रहा है, किस तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं। सेम पैसेज है, पार्ट्स पर मिलियन इज रिप्रेजेंटेड एज, वाओ। तो हम देख रहे हैं कि पार्ट्स पर मिलियन में सबका फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, सही है। दूसरे ऑप्शन में क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स, दोनों में सही है। अरे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। चारों ऑप्शन सही दिया है, मतलब कहीं ना कहीं उसके संख्या में अंतर, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे अंतर है। क्या फर्क है? हमें यहाँ पे फर्क दिया है। और चूंकि हम किस में निकाल रहे हैं? पर मिलियन में निकाल रहे हैं, और पर मिलियन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 10⁶। एक के सामने 6 तो जीरो रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 मिलियन कहते हैं। तो पर मिलियन में हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला तो सबका सही है, लेकिन हमें 10⁶ कहाँ पे मिल रहा है? पहले ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, 5 है तो 3 है तो 6, 2 में दे दिया है क्या? क्या गड़बड़ है फिर? पहले में और चौथे में नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, फॉर्मूला तो दोनों का सही है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, विलयन के सभी घटकों के भागों की कुल संख्या, सही है। कुल भागों की कुल संख्या ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सभी घटकों के भागों की कुल संख्या। तो यहाँ पे जो है हमें लग रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ा सा, ये 6 नहीं होगा, यहाँ पे मान लीजिए 4 कर देते हैं, या फिर इसको 4 कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसको सही मान लेंगे हम लोग, ठीक है। 10⁶ होता है, और जो फॉर्मूला है वो यही है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, घटक के भागों की संख्या होगा, और पूरे विलयन में जो होगा, विलयन के सभी घटकों के भागों की कुल संख्या, ठीक है। उसी से डिवाइड करते हैं हम लोग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम हम लोग कहते हैं, पीपीएम। सिर्फ पीएम नहीं है, पूरा है पीपीएम, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 43 हो गया हमारे पास, 43 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 93% H2SO4, ओके। मोलैलिटी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मोलैलिटी पूछा है, कर पाएंगे आप लोग? मौका दे दें क्या थोड़ा सा? करिए। इसमें हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन समझ गए आप लोग? ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, इस वजह से हम पेज को ऊपर किए हुए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है,
चलिए ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं क्या दिया हुआ है, मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी के लिए छोटा सा हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, छोटे हो जाओ भाई तुम। मोलैलिटी, ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्वेंट कर लेंगे हम, सॉल्वेंट फॉर्मूला होता है इसका इन केजी, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है, दो चीजें हमें कैलकुलेट चाहिए होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए होगा पहले तो, और दूसरा चाहिए होगा मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगा, ठीक है। तो इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा, वो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूट क्या दिया हुआ है 93% H2SO4 दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूट जो दिया हुआ है 93% H2SO4 दिया हुआ है इन 1 लीटर, तो ये हो जाएगा 93 100 इंटू 1000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 930 ग्राम, ठीक है। चलिए ये आ गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हम मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, दूसरा जो है हमारा वो है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग के पास डेटा कुछ है क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमारे पास डेटा है, पहले तो डेंसिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर लेंगे तो आ जाएगा 1.84, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1840, ठीक है। अब अगर हमें निकालना है क्या, हमें वापस आना है मास ऑफ सॉल्वेंट पे, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। अब मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए हमें क्या करना होगा कि सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करेंगे, 1840 माइनस 930, क्या कर रहे हैं हम लोग 930, तो 9 दूनी के 18 और 40 में से 30 या 10, तो 910, ठीक है 910, ठीक है। ये ग्राम में आएगा। अगर इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे केजी में, कन्वर्टेड इनटू केजी, अगर हम लोग केजी में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें पूछा है केजी में ही, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें केजी में लेना भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे 0.910। चलिए हमें सॉल्वेंट का मास मिल गया, कितना मिला 0.910 किलोग्राम। चलिए इतना तो हमें पता चल गया। अब क्या निकालना है हमें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल के लिए हमें पता है, मोल के लिए हमें पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 93% दिया हुआ है, 93% के लिए हम लोग कितना निकाले थे 930 निकाले थे, 930। और H2SO4 का कितना होता है अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कहीं दिया हुआ है क्या, गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.8 मोलर मास H2SO4, हाँ 98, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 98, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करें, चलिए डिवाइड करिए आप लोग फटाक से, डिवाइड करके बताइए हमें 9.5 के आसपास आ जाएगा क्या, एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं, 930 डिवाइडेड बाई 98, इतना बड़ा कैलकुलेशन मुझे नहीं आता है भाई, मैं कैलकुलेट करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। हाँ मैं सही था, आप लोग नहीं बताया मुझे, ये 9.5 के करीब आएगा, चलिए 9.5 ही ले लेते हैं, करीब में आ रहा है तो 9.5 ले लेते हैं। अब हमें मिल गया क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया और हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, तो हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, नाइन पॉइंट फाइव को डिवाइड कर देंगे हम लोग, एग्जैक्टली कितना आ रहा है ये, एग्जैक्टली 9.48 आ रहा है ना, एग्जैक्ट कितना आ रहा है 9.48,
ठीक है, इसको 9.48 ही ले लें क्या? चलिए 9.5 ही ले लेते हैं। 9.5 डिवाइडेड बाई कन्वर्ट कर दिए हैं 0.91, ठीक है, 910। अब इसको अगर हम लोग वो करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 95, 950 कर सकते हैं इसको, और इसको क्या कर सकते हैं 91 कर सकते हैं। 1 दशमलव इधर गया इसके, और फिर 1 दशमलव इधर जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा, और 91 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो इसका आएगा समथिंग 10 पॉइंट समथिंग आएगा। 10 पॉइंट समथिंग कोई आंसर में है क्या? 10 पॉइंट समथिंग मोल किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम, 10 पॉइंट समथिंग। हाँ, तो 10.43 हमें मिल गया, 9.49, 18, हाँ, तो सिर्फ 10 एक में ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ गया, 10.43 आएगा, ठीक है, मतलब इसी के आसपास कुछ आएगा। होता क्या है ना कि कभी कभी कैलकुलेशन, आपके पास कैलकुलेटर रहेगा एग्जाम में, ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर रहेगा एग्जाम में, जो स्क्रीन पे कैलकुलेटर रहता है वो रहता है। तो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन के लिए या तो पूरा टाइम लगेगा, या तो हम थोड़ा सा इधर उधर से हेल्प ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी लिया, ठीक है। तो वो कैलकुलेट, बेसिकली कैलकुलेशन तो आप लोगों को आता है, हमें तरीका जानना है। तरीका क्या है? मोलैलिटी कैसे हम लोगों ने किया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और फिर उसको हम लोगों ने मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट से हम लोग कहाँ पहुंच गए? अपने मास ऑफ सॉल्वेंट पे, और फिर हम लोगों ने मोल को निकाला, और वहां से हम लोग कैलकुलेट करके अपना जो हमारा वैल्यू था वो हम लोग निकाल लें, ठीक है। तो ये तरीका है, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिकेप करके जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने करके बताया है कि कैसे हम लोग पहुंच सकते हैं आंसर पे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, यहां से पैसेज हमारा चेंज हो गया है। Alcohol and phenols are obtained when hydrogen atom in aliphatic and aromatic hydrocarbons respectively is replaced by OH group, ठीक है, रिप्लेस कर दिया जा रहा है OH ग्रुप से। These compounds find wide application in industry as well as in our daily life, ठीक है। You may notice that ordinary spirit is used for polishing wooden furniture, which is chiefly a compound containing hydroxyl group. An alcohol contains one or more hydroxyl group directly attached to carbon atom. An aliphatic system, while a phenol contains, जो भी है आप लोग इसको पढ़ लीजिए, directly attached to carbon atom of an aromatic system, ठीक। एरोमेटिक सिस्टम ये दिया हुआ है फिनॉल का, ठीक है। एल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये तरीका है बनाने का। एल्कोहल प्रोड्यूस अल्कीन अपॉन डिहाइड्रेशन, वेयर एज अल्कीन्स ऑन एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। सही बात है, तो ये चीजें हमें पता है पहले से, मतलब कुल मिला के ये हमें एक हिंट दे दिया, हेल्प दे दिया भाई, हमें एक हेल्प मिल गया यहाँ से। अब हमें क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? केमिकल फार्मूला ऑफ स्पिरिट यूज्ड इन पॉलिशिंग वुडन फर्नीचर। कौन सा केमिकल फार्मूला है जो कि वुडन फर्नीचर को पॉलिश करने में यूज होता है स्पिरिट का, ठीक है। तो पहले ही दिया हुआ है, ऑर्डिनरी स्पिरिट इज यूज फॉर पॉलिशिंग वुडन फर्नीचर। तो एक स्पिरिट जो है, इसमें यहाँ पे कौन सा स्पिरिट हम लोग यूज कर रहे हैं? स्पिरिट, इसमें हम कौन सा यूज कर भाई, स्पिरिट हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? स्पिरिट यूज कर रहे हैं ऑर्डिनरी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मेथनॉल दिया हुआ है, इथेनॉल दिया हुआ है, प्रोपेनॉल दिया हुआ है, और उसके बाद आइसोप्रोपेनॉल दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मेथनॉल होता है और इथेनॉल होता है, दोनों ही स्पिरिट होते हैं, दोनों ही स्पिरिट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दे दिया पहले ही ऑप्शन में कि ऑर्डिनरी स्पिरिट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ऑर्डिनरी स्पिरिट जो होता है वो होता है हमारा इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल ऑर्डिनरी स्पिरिट होता है। रेगुलर स्पिरिट मेथनॉल होता है, और ऑर्डिनरी स्पिरिट क्या होता है? इथेनॉल होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? C2H5OH। देखिए हमें हेल्प मिला कहीं ना कहीं पैसेज से, ठीक है। स्पिरिट हमें पता है कि मेथनॉल भी होगा, इथेनॉल भी होगा, लेकिन ऑर्डिनरी स्पिरिट जो कि वुडन फर्नीचर के पॉलिशिंग में हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? वो है इथेनॉल, ठीक है। चलिए यहां पे अगला क्वेश्चन क्या है? सेम पैसेज है। एन अल्किल हैलाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। सिंपल सा रिएक्शन है, हेलो एल्कीन हेलो एरिन में हम लोग पढ़े थे। अल्किल हैलाइड है कोई भी, अगर मान लीजिए यहाँ पे, और इसको हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है? ROH में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? NaOH लेते हैं, ठीक है, एक्वस NaOH ले लेंगे। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या होता है? OH क्या करता है? एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, और इसको हाइड्रोजन को क्या करता है?
सब्स्टिट्यूट करता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, साथ में यहाँ पे क्या निकलता है, NaX होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एडिशन नहीं होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। हमें पता है भाई कि RX से हम लोग बनाते हैं क्या, अल्कोहल बनाते हैं, अल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाते हैं, NaOH का यूज करते हैं, और ये रिएक्शन जो होती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। हाँ, which of the following compounds lack phenolic group? शाबाश, क्वेश्चन बहुत शानदार। फेनोलिक ग्रुप किस में होना चाहिए? अब यहाँ पे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सबका आपको। क्यूनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? क्यूनॉल को हम लोग ऐसे कुछ कहते हैं, इसी से हम लोग क्यूनोलिन बनाते हैं, इसको हम लोग क्यूनॉल कहते हैं। साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। चलिए, कैटेकॉल, बहुत ही शानदार कंपाउंड है कैटेकॉल, बहुत ज्यादा मेडिसिनल यूज है इसका कैटेकॉल का, ठीक है। उसके बाद है पिक्रिक एसिड, एसिड है लेकिन पिक्रिक एसिड है, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पिक्रिक एसिड यहाँ पे रहेगा NO2, और यहाँ पे रहेगा OH, और यहाँ पे भी रहेगा OH, और यहाँ पर भी रहेगा OH, ठीक है। तो ये है हमारा पिक्रिक एसिड। क्या है? पिक्रिक एसिड लास्ट वाला है, और उसके बाद है जो ये कैटेकॉल है, और ये है साइक्लोहेक्सेनॉल, और ये है क्यूनॉल। तो हम देख पा रहे हैं कि फिनॉल क्या होता है, कुछ ऐसा होता है हमारा फिनॉल, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये भी फिनोलिक ग्रुप है, लेकिन इसमें फिनोलिक ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, तो ये नहीं है, साइक्लोहेक्सेनॉल नहीं है, साइक्लोहेक्सेनॉल नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं तो जी हाँ, ये बिल्कुल इसी की तरह है, बस इसमें एक और OH लग गया है, तो ये भी है फिनोलिक ग्रुप, इसमें भी कंटेन करता है, इसमें भी फिनोलिक ग्रुप कंटेन करता है, ठीक है। तो बाकी तीन में कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है। साइक्लोहेक्सेनॉल में फिनोलिक ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेनॉल साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, लैक्स फिनोलिक ग्रुप, इसी में जो है वो फिनोल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, पढ़ने की कोशिश करिए। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या है रिएक्शन, ठीक है। इथेनॉल दिया हुआ है, इथेनॉल दिया हुआ है, इसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, वहां से H2O बाहर होगा, और हमें पता है कि जब अल्कोहल का हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या बनता है, अल्कीन बनता है, कहीं ना कहीं क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। और अल्कीन क्या बनेगा, यहां से एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH गायब होगा, जिससे कि ये बॉन्ड ब्रेक होकर के ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से डिहाइड्रेशन होता है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, नहीं ये तो नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये इथेनॉल है, इथेनॉल, और यहाँ पे क्या है, प्रोपिनॉल हो गया है, तो ये तो नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, अल्कीन। तो जी हाँ, ये हमारा सही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ से OH हटेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो अल्केन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा H2SO4 के प्रेजेंस में, ध्यान रखेंगे टेम्परेचर भी दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन में, ठीक। चलिए, सही है। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। क्या होगा प्रोडक्ट, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई अल्कीन दिया हुआ है, ठीक है, प्रोपीन दिया हुआ है, और इसके साथ में एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप ऐड होगा, इस अल्कीन में अल्कोहल ग्रुप ऐड होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और अल्कोहल ग्रुप ऐड होगा। मुद्दा ये है कि यहाँ पे कहाँ, किस पोजीशन पे अल्कोहल ऐड होगा, क्या इस पोजीशन पे होगा, या इस पोजीशन पे होगा, या इस पोजीशन पे होगा, ठीक है। ये तो महागलत हो गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही होगा। तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो भाई, तो ये भी आंसर गलत हो गया, ये भी आंसर गलत हो गया। अरे, तो सिर्फ हम इतना आइडिया लगाए कि डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और इससे हमें आंसर मिल गया, वाह। तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट के थ्रू चलना है। अब देखना है कि जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे मार्कोनिकॉव को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, मार्कोवनिकॉव, ठीक है, मार्कोवनिकॉव रूल को फॉलो करता है, जिससे कि क्या होता है,
जो हमारा हाइड्रोजन होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है वो किस पे जाता है, उस कार्बन के पास जाता है, अल्कीन के उस कार्बन के पास जाता है जिसपे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, और जो इसका OH होगा वो किसके पास चला जाएगा, ये बीच वाले कार्बन के पास चला जाएगा, मतलब ये जो दूसरा कार्बन बच रहा है अल्कीन का उसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस कार्बन पे OH लगा हुआ है और उसके बाद ये जो कार्बन है इस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। क्यों सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्कोनिकॉव रूल को वो फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, मार्कोनिकॉव को। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं जिससे हम लोग अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अपने अप्रोच को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ देखिए हमें पता था कि नहीं यहाँ पे बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही, अब बॉन्ड ब्रेक होगा सिर्फ यही पता था, उससे हमें आंसर मिल गया। ठीक है, उससे हमें आंसर मिल गया, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं भाई कैसे करना है, क्या तरीका होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक, अच्छा हो गए क्या सारे क्वेश्चंस। चलिए, तो जो 2025 का PYQ था वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। आप लोगों को बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ और काफी शुभकामनाएं आप लोगों को। हम लोग 2025 के सफलतापूर्वक जो PYQ है उसको सॉल्व करके खत्म कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, और हमें ये भी देख लिया कि किस चैप्टर से किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें लगातार लग जाना है, कंटिन्यूटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ लग जाना है एकदम तैयारी में CUET के। कोई भी उसमें कसर नहीं छोड़नी है, कोई भी लापरवाही उसमें नहीं छोड़नी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें देखना है कि भाई कोई मटेरियल हमें मिल जाए। तो जी हाँ, रैंकर्स एजुकेयर आपको प्रोवाइड कराता है स्पेशल बुक्स। जो भी नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारी स्पेशल बुक्स हैं, आपको लॉजिकल रीजनिंग के लिए है, स्टैटिक्स जीके के लिए है, क्वांट्स के लिए है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की काफी मजेदार किताब है ये। ठीक है, और इससे काफी आप लोगों को हेल्प मिलेगा और आप लोग रैंकर्स एजुकेटर से जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में। कोई भी क्वेरी हो तो लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप क्वेरी को पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अभी तक तो हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं, अब थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, अब समझ गए होंगे कि आप लोग कहाँ पे स्टे कर रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी थियोरी पार्ट के थ्रू और उसको हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। मन लगा पढ़ाई करिए डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में इसी समय पे, इसी एपिसोड पे, इसी चैनल पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।